हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके हम कई सारे टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट जो कंटिन्यूशन में हम वीडियो देखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का उदय की। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब थॉट आए थे, विचार आए थे, भावनाएं आई थी, ये सारा हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। जो कोई भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, पहले इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो देखें जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए अब टॉपिक पे आते हैं वापस। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का उदय लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे जो यूरोप में, पूरे यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिज्म का थॉट आया था, विचार आया था, वो सबसे पहले कहाँ आया था। हमने 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके थे फ्रांसीसी क्रांति। ये पूरा एक चैप्टर ही था, उसमें हमने कवर किया था। तो सबसे पहले नेशनलिज्म के जो भावनाएं आई थी, थॉट्स आई थी, वो फ्रांस में आई थी। और फ्रांस में जब नेशनलिज्म आ गया उसके बाद बाकी के यूरोप में ये सारा नेशनलिज्म आपका फैला था। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि फ्रांस ने मतलब ये बोला था कि वो खुद मतलब बाकी के जो यूरोप में नेशनलिज्म लेके आएगा। और इस तरह से हमने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा था। हमने जो उसका नेपोलिक कोड भी उसके बारे में भी देखा था, जो उसका सिविल कोड था वो भी हमने कवर किया था। उस सिविल कोड में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी ये सारी भी हमने पढ़ी थी। किस तरह से जो फ्रांसीसी थे वो किस तरह से मतलब अदर जो नेशन थे उनमें जाके, मतलब सॉरी तब तक तो नेशन नहीं बने थे, अदर जो एरियाज थे उनमें जाके कैसे नेशनलिज्म की भावना लाते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो इस टॉपिक में है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। की जो यूरोप था उसमें नेशनलिज्म नहीं था ना, राष्ट्रवाद नहीं था, तभी तो राष्ट्रवाद का निर्माण होगा। अब अगर ऑलरेडी पहले से नेशनलिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रवाद का निर्माण। एक्चुअल में जो राष्ट्रवाद का यहाँ पर निर्माण था वो एक तरह से निर्माण किया गया था, मतलब बनाया गया था लोगों के मन में, मतलब वो थॉट्स डाले गए थे, वो विचार डाले गए, नेशनलिज्म की भावना आई थी। अब यहाँ कोई देखो कंट्रीज जो थे एक तरह से मतलब नेशन तो थे नहीं, राष्ट्र तो थी नहीं जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं। तो यहाँ के जो आज के जैसे आज के टाइम के आप कंट्रीज देख रहे हो, जैसे आपके स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी, इटली, ये सारे मतलब पहले एक कंट्री नहीं थे। मतलब ये सारे जो थे मतलब एक रीजन्स थे और किसी एक साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। जैसे यहाँ पर हैम्सबर्ग का आप साम्राज्य देखोगे और भी मतलब कई सारे साम्राज्यों के बारे में पढ़ोगे आप। तो वो मतलब यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहे, एक ही जगह रहे और आप देख रहे हो वहाँ किसी एक साम्राज्य के अंदर वो आ रहे हैं। जैसे कि आज रात को हम सोए, अच्छा हमारा राजा ये है, रात को हम सुबह उठ के देखा आक्रमण वगैरह हो गया, वो राजा को हटा दिया गया और कोई और ही राजा बन गया। तो इस तरह से मतलब तो एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम में यूरोप में नेशंस नहीं थे, मतलब राष्ट्र नहीं बने हुए थे। जैसे आज के टाइम में मतलब राष्ट्र बने हुए हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह इस तरह से। तो उस टाइम में क्या है, नेशन नहीं थे, मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब राजतंत्र, वहाँ पर सम्राट मतलब एक तरह से होता था। पूरा साम्राज्य जो होता था मतलब किसी एक साम्राज्य के अंतर्गत आता था पूरा एरिया। रीजन्स मतलब जो अलग अलग, वहाँ देखोगे अलग धर्मों के लोग थे, अलग मतलब लैंग्वेज के लोग रह रहे, फिर भी आप एक उसके साम्राज्य के अंतर्गत आ रहे हो, वहाँ पर रह रहे हो। आज आपको लगता है तो वो एक्चुअल में क्या था, क्योंकि ना तो आप किसी, हमने जब क्या पढ़ा था, नेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने क्या, एक पर्टिकुलर उसका रीजन होगा, मतलब एरिया होगा, एक पर्टिकुलर उसकी लैंग्वेज होगी, एक पर्टिकुलर वहाँ की पॉपुलेशन होगी, ये सारी चीज़ें मतलब, और उसकी पावर हमारे हाथों में होगी। यहाँ देख रहे हो आज पावर किसी और के हाथ में, कल किसी और के हाथ में आ जाएगी, कोई और राजा बन बैठेगा। हमें यही नहीं पता कि रातों रात कब हमारा राजा चेंज हो गया। तो लोगों में एक्चुअल में क्या थी कि नेशन की फीलिंग्स नहीं थी। तो ये नेशनलिज्म कैसे आया, कैसे नेशंस बने, ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण था वो किस तरह से हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है बेटा। ये जो इंपॉर्टेंट डेट होती हैं इनको आप सबको बुक में से कॉपी में नोट डाउन करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनमें से आप इनको नोट डाउन करोगे। क्यों? क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर इनके आपके इनमें से बहुत सारे बनते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी बुक में बॉक्स के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी यूज़फुल होती है एक तरह से। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, वो देख लेते हैं एक बार।
कि 1797 में क्या हुआ, नेपोलियन इटली पर हमला कर दिया था नेपोलियन ने, और नेपोलियन युद्ध की क्या है शुरुआत हो गई थी। कब शुरुआत हो गई? 1797 में नेपोलियन ने मतलब इटली पर अटैक कर दिया, और तभी से जो नेपोलियन युद्ध थे जो नेपोलियन के साथ वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद 1814 और 15 में क्या हुआ, नेपोलियन का पतन हो गया, एक वियना की संधि हुई, उसी के साथ जो नेपोलियन का पतन हुआ था, मतलब एक तरह से वो उसका राज्य खत्म होता चला गया था। 1821 में क्या हुआ, जो यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उनका मतलब यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना उन्होंने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1928 में। एक मिनट। उसके बाद 1848 में क्या हुआ, एक मिनट इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते। हाँ, 1848 में फ्रांस में क्रांति की स्टार्ट हो गई थी, फ्रांस में क्रांति हुई। और देखो ये नहीं कह सकते कि हमारी जो 1789 में जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुई सबसे पहले हुई, उसके बाद भी आपने देखा डायरेक्टरी का शासन आया, फिर से नेपोलियन आ गया, फिर उसका रूल होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से मतलब फ्रांस में नेशनलिज्म की वो चीज़ें चलती रही थी। तो 1848 में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त जो कारीगर थे, जो काम करते थे, मतलब आर्थिक परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक तरह से औद्योगिक जो मजदूर थे, आप देखोगे इसी टाइम पीरियड में जो यूरोप में था वो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था इसी टाइम में। और जो किसानों की बगावत भी हुई थी इसी टाइम पीरियड में। मध्य वर्ग जो संविधान और जो प्रतिनिधित्व सरकार के गठन की भी डिमांड करने लगे थे। इतालवी जो और जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राज्यों के मांग, ये मतलब आप एक नेशन बनाने की डिमांड करने लगे थे, एक राष्ट्र बनाने की डिमांड करने लगे थे। उसके बाद देखो ये वो डेट्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आई नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये नेशन की डिमांड करेंगे, किस तरह से नेशनलिज्म की भावना है, क्योंकि अभी तो हम यही देख रहे हैं कि नेशनलिज्म एक्चुअल में बना कैसे, मतलब किस तरह से आया, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन मैं पहले ये डेट्स आपको दिखा देती हूँ ताकि बाद में ये छूट ना जाए हमसे, और ये सारी डेट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ 1859 में, 59 से लेकर के 1870 तक क्या है इटली का एकीकरण रहा। उसके बाद मैंने कहा था ना आपको, जब मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रही थी कि हम ये तीनों जो आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड था, इनका एकीकरण भी पढ़ेंगे। और ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एक फेवरेट क्वेश्चन जरूर बनता है उसका एग्जामिनर का, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो जर्मनी का एकीकरण हमारा कब हुआ था? 1866 से लेकर के 1871 के बीच हमारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और जो 1905 में क्या था, हैम्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाववाद जो राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था। ये एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर आप देखोगे कि मैं अभी बात कर रही थी कि यहाँ एक पर्टिकुलर मतलब कोई नेशन नहीं था किसी का, यहाँ पर एक साम्राज्य आपके वो कर रहे थे, आपका शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो ये हैम्सबर्ग एक साम्राज्य था, ओटोमन भी एक साम्राज्य था। तो वहाँ स्लाव्स पे उन पे क्या कर रहा था वो अपना शासन कर रहा था। तो वहाँ उन स्लाववाद वाला जो एरिया है वहाँ पर कैसे जो राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, किस तरह से ये सारी चीज़ें, ये जो साम्राज्य खत्म हुआ, नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, ये सारा कुछ आप इसमें देखेंगे। तो यूरोप में जो देखो राष्ट्रवाद है वो पहले से नहीं था, और ना ही, क्योंकि ना तो नेशंस थे ना नेशनलिज्म था, मतलब ना तो राष्ट्र थे और ना ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना थी। तो लोगों में राष्ट्रवाद आया, ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई, कौन लेके आएगा, ये सारी चीज़ें। अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र नहीं मिलेंगे जैसे कि आज मिलते। कि अगर हम 18वीं सेंचुरी का मैप अगर देखें तो आज जिस तरह के हमारे नेशन है, जैसे जर्मनी एक अलग कंट्री है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे अलग अलग कंट्री हैं। मतलब आपको इस टाइप के कंट्री पहले वाले उसमें नहीं मिलेंगे, मतलब रीजन्स मिलेंगे, एरियाज मिलेंगे, और आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ हैब्सबर्ग का साम्राज्य था, यहाँ ओटोमन साम्राज्य था, मतलब इस तरह से आपको मिलेंगे। एक पर्टिकुलर नेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तब नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी, मतलब राष्ट्रवाद था ही नहीं, ना तो नेशंस थे और ना राष्ट्रवाद था। तो उस टाइम मतलब एक तरह से मतलब जैसे मतलब रीजन्स, मतलब क्षेत्र जैसे, मतलब आप कह सकते हो जैसे हमारे स्टेट नहीं हो गए, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, मतलब इस तरह से आपको नेशंस मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, और उन सब पे पर्टिकुलर पे एक किसी का साम्राज्य होगा। इस तरह से मतलब ये एरिया थे। तो जिसमें आज हम इटली हो गया, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे राजशाहियों, मतलब उस टाइम में मतलब एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं ना राजतंत्र, मतलब राजशाहियों के या डचियों के या कैंटनों मतलब जो स्टेट, मतलब जो होते हैं उनको स्टेटों को कैंटन कहा जाता था।
में इनमें बटे हुए थे, मतलब इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कोई नेशन नहीं था, राष्ट्र नहीं था। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब ये जो थे यहाँ इनके शासकों जो उन पे शासन कर रहे थे उनके स्वायत्त क्षेत्र थे ये सारे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं था, मतलब ये सारे एक रीजन जो रह रहा था एक, और वहाँ पर एक किसी साम्राज्य का अधिकार था। यहाँ पर पूर्व और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जो आपका यूरोप था, यूरोप का पूर्व और मध्य वाला एरिया था, वो तो किनके अधीन था, वो राजतंत्र के अधीन था, मतलब वहाँ पर राजतंत्र था, एरिस्टोनॉमी एक तरह से हम कह सकते हैं। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, मतलब ये जो इलाके थे आपके पूरब वाले और मध्य वाले, मध्य यूरोप वाले, यहाँ पर मतलब आपके राजतंत्र के अधीन थे। और यहाँ पर जो इन इलाकों में तरह तरह के मतलब डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रहते थे, अलग अलग धर्म वाले लोग रहते थे, मतलब अलग अलग लोग रहते थे, क्योंकि वो उनकी कनेक्टिविटी कोई एक नेशन की तरह नहीं थी, मतलब ना कोई उनका रिलीजियस मैच कर रहा था, ना उनकी लैंग्वेज मैच कर रही थी। मतलब जो कहते हैं ना नेशन की एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक नेशन मतलब एक पर्टिकुलर आपका एरिया होगा, लैंग्वेज होगी आपकी, कह सकते हैं मतलब जो आपका धर्म होगा, एक तरह से एक पर्टिकुलर आपकी पॉपुलेशन होगी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, कि मतलब वो कोई एक सामूहिक पहचान नहीं थी उनकी कि सबकी मिलके कोई एक पहचान हो कि नहीं इनकी लैंग्वेज ये है हमारी भी है तो हम एक जैसे, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में, ना उनकी कोई कल्चर एक जैसी थी। मतलब बस हाँ ये पता था कि हमारा कोई मतलब साम्राज्य, मतलब कोई उन पर शासन कर रहा था एक तरह से, एक मतलब राजतंत्र था, और हाँ ये हम पे शासन कर रहा है, रूल कर रहा है। हालांकि उनकी अपनी लैंग्वेज थी, अपनी कल्चर थी, सब कुछ अपना था उनका। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, हालांकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो अलग अलग थी, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ, नेशनलिज्म था ही नहीं, मतलब अलग अलग एरिया रीजन्स के लोग एक पर्टिकुलर एक साम्राज्य के अंतर्गत रह रहे थे, मतलब बस इतना ही है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, विभिन्न जातियों के समूह थे, कि मतलब अलग अलग जातियों के समूह थे, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं थी मतलब वहाँ पर। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़ता था। एक एग्जाम्पल ले लेते कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन कर रहा था, कौन सा, हैब्सबर्ग, वो क्या था कि अलग अलग रीजन्स जो थे उनको या जन समूहों को क्या कर रहा था, आपस में जोड़ रहा था। मतलब ऑटोमन जो आपका हंगरी है, जो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन सब पर हैब्सबर्ग का शासन था, और भी जो रीजन्स थे उन पर भी हैब्सबर्ग का शासन था। तो वो एक जनसमूह को जोड़ रहा था, जो कि मतलब अलग अलग थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी, इनके रीजन्स अलग, मतलब रिलीजियस अलग थे, धर्म अलग था, सब कुछ अलग था। बस इसको जोड़ कौन रहा था, एक साम्राज्य जोड़ रहा था, और वो साम्राज्य क्या था, हैब्सबर्ग था। बस वो उनसे उनकी क्या है, कनेक्टिविटी थी। इसमें आप एल्पस के टिरोल देख सकते हो, मतलब जो रीजन्स और कौन कौन से रीजन्स थे, मतलब क्षेत्र थे, जो एल्पस के ट्रेल थे, ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था, ऐसे इलाके भी साथ साथ इसमें बोहेमिया भी क्या है इसमें शामिल थे। मतलब ये वाले रीजन्स भी इनमें क्या थे, शामिल थे। जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। अब यहाँ देखोगे आप, जो यहाँ कुलीन वर्ग जो था, जिसे हम क्या कहते हैं, जो एरिस्टोनॉमी जो लोग थे, मतलब जो कुलीन लोग थे, वो क्या थे यहाँ पर, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक पावरफुल जो लोग थे, वो यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। उनकी लैंग्वेज क्या थी, जर्मन थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी प्रांतीय भाषा। अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर मतलब हैब्सबर्ग साम्राज्य में जर्मन भाषी लोग भी रह रहे हैं, आपके फ्रेंच लोग भी, मतलब जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो भी एरिया इसमें कवर हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो लंबार्डी, वेनिस जैसे इतालवी भाषी जो बाद में इटली में मिल गए, वो लोग भी यहाँ पर रह रहे हो। तो आप एक देख रहे हो कि बहुत सारे रीजन्स इसमें शामिल थे इस साम्राज्य में, मतलब एक कोई एक नेशन नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। अब आप देख रहे हो आधी हंगरी में तो लोग क्या है, मैग्यार भाषा बोल रहे हैं, मतलब हंगरी भी इसी में शामिल था। जबकि कुछ जो बाकी के लोग हैं वो विभिन्न मतलब अलग अलग डिफरेंट बोलियां वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, मतलब और भाषाएं जो और उनकी बोलियां थी उनको बोल रहे थे। गलेशिया में कुलीन जो वर्ग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे। ये जो रीजन है, इस वाले रीजन में जो कुलीन वर्ग था वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, वो पॉलिश यूज़ कर रहा था। आप उधर देखोगे जो आपके बोहेमिया वगैरह, उधर तो आप क्या है, जर्मन भाषा, कुलीन वर्ग था वो जर्मन यूज़ कर रहा था। इधर गलेशिया की तरफ वो कौन लोग, जो कुलीन वर्ग है वो पॉलिश भाषा यूज़ कर रहा है।
इन प्रभावी समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाएं के भीतर भारी संख्या में खेत करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। अब ये देखो, ये सारे लोग तो रह ही रहे थे, मतलब यहाँ पर कुलीनबर्ग भी रह रहे थे और भी बाकी के लोग रह रहे थे, लेकिन जहाँ हैब्सबर्ग की सीमाएं थी, मतलब जो सीमा रेखाएं जहाँ थी, जिसकी उसकी सीमा रेखा के भीतर ही कुछ लोग, मतलब आधे लोग ऐसे भी थे जो खेती करते थे, और वो खेती करने वाले लोग इस अधीन व्यवस्था में थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन लोग थे, ये क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे आपके एक तरह से। स्लोवाक भी थे, कॉर्नियोलो थे, ये लोग भी थे आपके, और स्लोवन्स थे, ये सारे दक्षिण में क्रोट्स, ये वाले पूरब की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले राउंडमन लोग, ये सारे मतलब ये लोग भी इसी रीजन में आते थे, इसी क्षेत्र में। देखो ये पर्टिकुलर आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारे नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये आपको समझाने के लिए कि यहाँ मतलब बहुत सारे रीजन के लोग रहते थे, मतलब बहुत सारा रीजन, एक क्षेत्र कवर हो रहा था यहाँ पर। अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, मतलब एक नेशनलिज्म नहीं था। और अब यहाँ पर नेशनलिज्म आएगा, वो नेशनलिज्म कौन लाएगा, किस तरह से नेशन बनना शुरू करेंगे, स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि एक साम्राज्य का वो था यहाँ पर, और यहाँ कोई नेशनलिज्म नहीं था। नेशनलिज्म बना कैसे वो हम देख रहे हैं, मतलब उसी के उसमें प्रोसेस में हम चल रहे हैं। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, कि मतलब ये सारे डिफरेंसेस हैं वो राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा नहीं दे रहे थे। इन तरह तरह के समूह के आसपास में जो समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कोई नेशनलिज्म की भावना थी, राष्ट्रीय एकता थी, इसलिए ये लोग सब एक साथ रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में इन सबको जो एकता के सूत में बांधने का, या कह सकते हैं एक साथ जो रख रहे थे, वो ये थी कि सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा, की ये हमारा सम्राट है और इसके प्रति हमारे जो है कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, तो वो उसके प्रति उनकी निष्ठा ही उनको क्या है, एक साथ रखे हुई थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार कैसे उभरा। अब ये लोग, अब आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर ऐसे रीजन्स थे, यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। अब कैसे तो राष्ट्रवाद आया था, कैसे जो राष्ट्र के विचार आए थे, थॉट आए थे, कौन इन्हें लाएगा, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। एक्चुअल में जब हम बहुत ज़्यादा 2 टॉपिक एक में कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, जो एक कुलीनबर्ग और जो नया मध्यम वर्ग, जिसकी हम बात कर रहे थे, एरिस्टोनॉमी जो आपका कुलीनबर्ग है, उसकी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो कुलीनबर्ग था वो कौन था, मध्यम वर्ग था वो कौन था, नेशनलिज्म कौन लेके आएगा, किसके अंदर ये भावना आएगी, ये जो नया मध्यम वर्ग है वो कैसे निकल के आया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।